हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो वेलकम टू फिजिक्स एक्स। मेरा नाम निखिल गोयल है और हैविंग 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आईआईटी जेईई एंड नीट कोचिंग। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बैच स्टार्ट किया है हमने, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जेईई एडवांस फॉर 2021, जिसमें आपको डीपीपी स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बता चुका हूं मैं कि कैसे आपको ये सब चीजें मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में। तो ये भी बता चुका हूं कि स्केड्यूल हमारे कोर्स का क्या होगा कंप्लीट टिल मार्च, क्या हमारा स्केड्यूल होगा, कैसे हम खत्म करेंगे इसको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि हर साल यहां से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एवरी ईयर इन जेईई एडवांस आते ही आते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं फिजिक्स में? 40। और मैंने क्या कहा, एवरी ईयर एवरेज में मान के चलूं 4 और 5 क्वेश्चंस अगर मैं यहां पे मान के चलूं तो अपने पास देख सकते हो आप, ये बताओ कितना परसेंटेज हो गया, लगभग 12-13% हो गया। 13% of the marks are from the optics chapter। ठीक है, तो that is the reason JEE Advanced is very very important and sorry optics is very very important। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं द फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट। फिनोमिना associated with visible light। विजिबल लाइट का मतलब वेवलेंथ जो है वो 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच में हो, ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हमारे पास आ गया। इससे एसोसिएटेड फिनोमिनास के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब ऑप्टिक्स में आपने 2 चैप्टर जनरली देखे होंगे। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, फर्स्ट वन आपने देखा होगा रे ऑप्टिक्स, और वी कैन से इट एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और सेकेंड वन आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स। तो ये हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? जब इन दोनों में ही हम विजिबल लाइट का उपयोग कर रहे हैं तो हम इन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग करके क्यों पढ़ रहे हैं? तो जस्ट अज्यूम करो कि आपने देखा होगा कि एक बंद कमरा है और बंद कमरे में थोड़ा सा, मतलब इतना सा कंप्लीटली पैक्ड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा इतनी सी जगह है गेट के ऊपर साइड में जो होती है अपन। ठीक है, तो अगर सोचो कोई वहां पे आवाज निकालेगा उस कमरे में, तो वो आवाज बाहर सुनाई देगी? बिल्कुल देगी। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बंद कमरे में टॉर्च जलाएगा तो क्या लाइट बाहर आएगी? नहीं आ पाएगी। दैट इज द रीजन। तो ये 2 फिनोमिनास अलग अलग हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें। जो मैंने बोला बंद कमरा है, तो आपने ध्यान से मैंने बोला कि जो गेट के ऊपर ये थोड़ा सा स्पेस रहता है, अगर इस स्पेस को मैं मान के चलूं तो ये कुछ mm के ऑर्डर का होता है, mm टू सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है। और जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ भी सम mm टू मीटर तक होती है, साउंड वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो। तो इसमें क्या हुआ, जब वेवलेंथ जो है ये ऑब्स्टेकल साइज के ऑर्डर की है, और यहां पे अगर इसको भी मैं लिखूंगा तो 0.78 माइक्रोमीटर लिखूंगा, 10⁻⁷ 10⁻8 के ऑर्डर की। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ठीक है, कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। सो लाइट बिहेव्स लाइक रे और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
लाइट बिहेव्स लाइक रे और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल वेव ऑप्टिक्स को अभी देखते हैं थोड़ा। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लाइट का सोर्स है और यहां पे एक ऑब्स्टेकल रखा हुआ है और यहां पे स्क्रीन है जहां मुझे चेक करना है कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे लाइट तो चारों तरफ ऐसे मूव, ऐसे ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ये वाली लाइट को आप देखोगे तो इस तरह से रहेगी, इस तरह से रहेगी। इसका मतलब यहां पे कोई लाइट नहीं पहुंचेगी। दिस इज शैडो रीजन, यहां कोई लाइट नहीं पहुंच पाएगी, शैडो रीजन हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इसकी अगर मैं बात करूं वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में ध्यान से देखें वेव ऑप्टिक्स के बारे में। तो वेव ऑप्टिक्स हम कब पढ़ते हैं? व्हेन लैम्ब्डा जो साइज है ऑब्स्टेकल की वो इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट के इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, या थोड़ा कम ज्यादा हो चलेगा, लेकिन इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये 1,00,000 गुना कम है साइज, 1,00,000 गुना बड़ी है साइज, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो लैम्ब्डा इक्विवेलेंट हो सकती है, कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो लाइट बिहेव्स लाइक वेव। फिर यहां पे सब कुछ सुपरपोजिशन, इंटरफ्रेंस सब कुछ आएगा जो हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहां पे डायग्राम से आपको समझाऊं, दिस इज ऑब्स्टेकल एंड दिस इज स्क्रीन। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो लाइट जो है वो ऐसे तो जाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो यहां से यहां तक ना पहुंचे, यहां पे भी पहुंच सकती है, इस रीजन में भी पहुंच सकती है, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक ए वेव। वहां पे सुपर पोजिशन होगा, इंटरफ्रेंस होगा, और भी कई फिनोमिनाज होगी जो हम वेव वाले चैप्टर में जनरली देखेंगे, वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन था जिससे आपको एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा प्रॉपर कि यार ये होता है भाई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वी स्टडी अबाउट इमेज फॉर्मेशन। अब ये इमेज फॉर्मेशन दो मेथड से होता है जनरली। एक होता है, एक हम स्टडी करेंगे यहां पे रिफ्लेक्शन, और सेकेंड हम यहां पे स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन। और दोनों में ही इमेज फॉर्मेशन दो तरह से होगा, बाय टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें हम रे डायग्राम बनाते हैं, और सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड यहां पे हो गया, दैट इज एनालिटिकल मेथड। सेकेंड वन इज एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकली हम पोजीशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो मैं पहले आपको सिखाऊंगा, और ज्योमेट्रिकल मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्योमेट्रिकल मेथड आपको बेटा समझ आ गया तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर पाओगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। मेन सब कुछ ज्योमेट्रिकल मेथड ही है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना? बात समझ में आई ना? चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से, ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, रिफ्लेक्शन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्लीट ज्योमेट्रिकल मेथड सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे डिटेल में। देन आफ्टर विल मूव टू रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। जनरली रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा रिफ्लेक्शन से। तो फर्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जस्ट अज्यूम वी हैव ए सरफेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये स्फेरिकल सरफेस है, जस्ट अज्यूम इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पॉलिश करनी पड़ेगी ना। कभी घर का कांच तोड़ के देखा है? तोड़ मत देना, मम्मा डांटेगी। कांच तोड़ोगे, देखोगे तो आप पीछे सिल्वर्ड पॉलिश मिलेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां पे केवल और केवल क्या हो, रिफ्लेक्शन हो और इससे ज्यादा कुछ ना हो। वो चाहते ही कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट अज्यूम ए सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। Reflecting surface, this is incident light. Light is incident at point P. Consider light is incident at point P. Consider a reflecting surface. Any type of surface can be possible. It is like convex, concave. It is plane or spherical or any type, parabolic, sinusoidal. Any type of surface can be possible. In IIT JEE Advanced, every type of question is asked. There are sometimes parabolic surfaces, and there are sometimes spherical surfaces, plane surfaces, in fact sinusoidal surfaces. तो कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे सबसे पहले ड्रॉ इन नॉर्मल, ड्रॉ ए नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, and it is normal and it is reflected ray। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम बात करें, ठीक है, जनरली देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर बेस्ड ऑन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैन बी प्रूव्ड, ठीक है, आर बेस्ड ऑन बेसिकली फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या बोल, दिस इज नॉट ए लॉ, ठीक है, दीज आर प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी बता रहा हूं, एक बार आप ध्यान से सुने फर्मेट्स प्रिंसिपल को, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे, जहां पे अच्छा क्वेश्चन आएगा ना रे ऑप्टिक्स का पूछा जा सकता है। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, एक इरोडो का क्वेश्चन है, फर्मेट्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है कंप्लीटली। इरोडो का क्वेश्चन करवाऊंगा, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है, लेकिन अभी नहीं, वो रिफ्रैक्शन में करवाऊंगा, रिफ्लेक्शन की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, लाइट ऑलवेज चूज पाथ विच टेक्स मिनिमम टाइम, ये कहता है। इससे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है, यहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पर बेस्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस
is equals to angle of reflection. That means I is equals to R. ठीक है. सेकेंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in same plane. ठीक है, ये दूसरा. ठीक है, बात समझ में आई. इस चीज को है ना बेटा हम प्रूव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा. इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं. टाइम मिनिमम क्यों लगा, आप चाहो तो मैं प्रूव कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, टाइम मिनिमम लगना चाहिए. डिस्टेंस टाइम मिनिमम लगना चाहिए, इसका मतलब जो डिस्टेंस होनी चाहिए ना वो मिनिमम होनी चाहिए. बात समझ में आ गई. ठीक है, डिस्टेंस होनी चाहिए, वो मिनिमम होनी चाहिए. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है. ठीक है, चलो देखो. अब ये जो सरफेस है वो कैसी भी हो सकती है. ये जो सरफेस है बेटा वो कैसी भी हो सकती है. दैट सरफेस चाहे वो प्लेन हो सकती है, चाहे वो स्फेरिकल हो सकती है, चाहे वो पैराबोलिक हो सकती है, चाहे वो साइनोसॉइडल हो सकती है. कैसी भी टाइप की सरफेस पूछी जा सकती है. ठीक है, एनी टाइप ऑफ सरफेसेस, एनी टाइप ऑफ सरफेस, एनी टाइप, वेदर इट इज स्फेरिकल और वेदर इट इज पैराबोलिक or whether it is sinusoidal, any type of surface is possible. In fact, in IIT, sinusoidal surface questions is asked one time. ठीक है, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान, सॉरी क्वेश्चन क्या, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा. ये क्या है अपने पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. अब मैं आपको सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है जनरली बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरली जो होती है वो दो टाइप की होती है. जनरली जो हम लेंगे इसमें, एक तो प्लेनर सरफेस लेते हैं और दूसरी हम क्या लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस लेते हैं. ठीक है, तो दोनों को ही एक बार देख लेते हैं. दो तरह की सरफेस हम लेते हैं, फर्स्ट प्लेन सरफेस और दूसरी स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस क्या होती है, एक्चुअली सरफेस जो ली जाती है उन सभी का प्रैक्टिकल यूज डिफरेंट होता है. प्लेन सरफेस का कुछ अलग होता है. फॉर एग्जांपल प्लेन सरफेस आप रोजाना काम लेते हैं, उसकी जगह स्फेरिकल काम नहीं आ सकती कि हाँ अपना रिफ्लेक्शन इमेज देख रहे हैं कौन सी सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस में. ऐसा नहीं होता. ठीक है, उसकी जगह प्लेन ही काम आएगी बेटा. ठीक है, प्लेन ही काम आएगी. नेक्स्ट, स्फेरिकल पैराबोलिक सरफेस जो काम आती है वो स्फेरिकल नहीं कर सकती. ये सब बातें जो हैं वो आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे हम देखते जाएंगे ये सब सारी बातें. ठीक है, नेक्स्ट तो देखें ध्यान से, स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा. Spherical surface, just take a sphere. एक स्फीयर हम देखते हैं यहां पे. just take a sphere and this is the center. cut the sphere from this point. cut the sphere from this point. take this portion, फेंक दो बाकी को. अब हमने ये वाला पोर्शन ले लिया. अब हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, देखो ध्यान से, दिस इज सेंटर. अब इसमें इस पोर्शन में दो तरह से पॉलिश की जा सकती है. वन दिस साइड और दूसरा इस साइड. अगर मैं इस तरफ पॉलिश करता हूं और दूसरा जब मैं इस तरफ पॉलिश करता हूं तो देयर कैन बी टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. देयर कैन बी टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. पहली सरफेस कौन सी है रिफ्लेक्टिंग, देखो ध्यान से, कॉनकेव सरफेस. कॉनकेव सरफेस. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज, कौन सी सरफेस रिफ्लेक्टिंग के लिए अवेलेबल है, कॉन्वेक्स. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इस स्फीयर को, सरफेस को पूरा करता हूं तो इसका सेंटर कहां पे आएगा, यहां पे। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स r। दिस इज कॉल्ड एज पोल। दिस इज कॉल्ड एज पोल। दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। ये इधर बना देता हूं मैं। दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज अपर्चर। ठीक है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड एज अपर्चर। सारी चीजें आ गई। आई थिंक कुछ भूल गया क्या मैं? क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? क्या मैं कुछ भूला नहीं? बच्चों बताओ यार, कमेंट करते रहो। क्या भूला? फोकस। फोकस कहां है? फोकस कहां है? तो आप बच्चों क्या बोलोगे? फोकस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r/2। लेकिन मैं आपको बोलूंगा नॉट करेक्ट। फोकस एक ऐसा पॉइंट है, वो डिपेंड करता है कि लाइट रे पे कंप्लीटली। फोकस डिपेंड्स ऑन लाइट रे। फोकस नॉट इक्वल्स टू एट r/2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या फोकस r/2 पर होता है, नहीं होता। फोकस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लाइट रे। इट डिपेंड्स ऑन लाइट रे। दो तरह की लाइट रे होती है बेटा। दो तरह की लाइट रे होती है। वन इज मार्जिनल एंड सेकेंड इज पैरेक्सियल। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लाइट रे कौन सी है, उस बात पर फोकस की बात आएगी। फोकस उस पर डिपेंड करेगा, ना कि r/2 पर होता है। फोकस इज नॉट एट r/2। ध्यान रखे भाई, क्या? फोकस इज नॉट एट r/2। बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, फोकस r/2 पर नहीं होता है। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, फोकस r/2 पर नहीं होता। नेक्स्ट, तो ये था स्फेरिकल मिरर के बारे में। फोकस डिपेंड करता है। अभी बताऊंगा सब कुछ आपको, फोकस की भी डेफिनेशन बताऊंगा। नेक्स्ट, अब देखो, ठीक है, चेक करो। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं पैरेक्सियल रे क्या होती है। पैरेक्सियल रेज ये क्या होती है, फिर मार्जिनल रेज के बारे में देखते हैं, देन आफ्टर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलो पैरेक्सियल रेज क्या होती है। पैरेक्सियल रेज की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है फॉर एग्जांपल, तो वो लाइट रेज जिस हाइट पर यहां पे इंसिडेंट हो रही है, अगर ये हाइट की वैल्यू बहुत कम होगी, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, सपोज r इज 20 सेंटीमीटर, h इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, h इज 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, इस तरह से है, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो these type of rays are called as paraxial rays. These type of rays are called as paraxial rays. When light rays incident on mirror at a very less height compared to radius of curvature, then those rays are called as paraxial rays. अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, मार्जिनल रेज की,
अगर हम बात करें मार्जिनल रेस के बारे में, तो मार्जिनल रेस के बारे में मैं ये कहूंगा क्या, इफ लाइट रे इंसिडेंस सच दैट दिस हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r, if this height is comparable to radius of curvature r, that means suppose अगर मैं बोलूं r is 10 centimeter, h is 8 centimeter, then these type of light rays are called as marginal rays. तो ये डिफरेंस होता है बेटा पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज में. बात समझ में आ गई, आया ना? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज. दिस इज द मेन डिफरेंस. ठीक है बेटा, ध्यान से देखना पूरा लेक्चर, ध्यान से देखना. दिस इज जस्ट लाइक एज क्लासरूम स्टडीज. मैं बता रहा हूं आपको, कोई बकैती नहीं करेंगे हम यहां पे आके, हाँ आपको ये जोक सुना दिया, ये कर दिया, फलाना ढिमकाना नहीं करेंगे. अगर पढ़ना है तो पढ़ो, रिजल्ट लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क. बकैती नहीं करेंगे आपके लिए यहाँ पे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई मेरी? इशारा समझ जाओ बस, ठीक है? ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दैट इज द मेन डिफरेंस. दिस इज द मेन डिफरेंस, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑफलाइन कोचिंग क्लासरूम प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट. तो दिस इज आर एच. व्हेन एच इज कंपेरेबल विथ आर, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी है? मार्जिनल रेज होती है. ये हम बोलेंगे ये कौन सी रेज है? मार्जिनल रेज है. तो दिस इज द डिफरेंस बेटा. नेक्स्ट चलो, अब हम बात करते हैं आगे किसकी? इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन due to reflection. Image formation due to reflection. So first method we are going to study about geometrical. Geometrical method. ठीक है, geometrical method of image formation. देखो कोई भी इमेज हम कैसे बनाते हैं, देखो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर, और ये मेरे पास एक सोर्स है. मैं इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं बिकॉज ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स. ड्यू टू पॉइंट सोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोई भी दो लाइट रेज यहां पे एमिट कर दूंगा. कोई भी दो लाइट रेज इस तरह से निकाल दूंगा, कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो निकालो. जैसे पहली लाइट रे ये हो गई. नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, देखो बेटा, बाय फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट स्टेप, टेक एनी टू लाइट रेज. सेकेंड, बाय फॉलोइंग laws of reflection, by following laws of reflection, draw reflected light. ठीक है, draw reflected light. तो मैंने फॉलो किया by following laws of reflection. laws of reflection मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बेटा इसमें? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. by following laws of reflection like this, draw reflected light. ये देखो आई है तो आई ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट, टेक एनी टू लाइट. तो एक लाइट मैंने ये ले ली, एक लाइट मैंने ये ले ली. तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज आ गया. नाउ थर्ड, इफ रिफ्लेक्टेड लाइट intersect then at the point of intersect or appear to intersect
then at that point image is formed. लिखते जाओ कॉपी में, कॉपी लेकर के बैठा करो, लिखते जाओ। अब देखो यहां पे ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई, अब ये इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं कभी भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं करती हुई तो दिखाई देगी इंटरसेक्ट। तो ये मैं बोला अपीयर टू इंटरसेक्ट। अगर मैं इसको पीछे की तरफ इस तरह से इंक्रीज बढ़ा दूं तो देखो ध्यान से, ये कहां पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इमेज बन जाएगी आई। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, जिसमें सभी को प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखे, सभी को प्रॉब्लम होती है। क्या? मैथमेटिकली नहीं सोचते हैं कभी भी रियल इमेज क्या होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी। ध्यान से देखें क्या, अगर मैं बात करूं इफ दे इंटरसेक्ट, देन देयर विल बी रियल इमेज, और इफ दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, then there will be virtual image। दो तरह की इमेज होगी। तो यहां पे देखो कौन सा अपीयर है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कौन सी इमेज हो गई यहां पे, वर्चुअल इमेज हो गई, हाँ है ना। तो यहां पे कौन सी इमेज हो गई बेटा, वर्चुअल इमेज हो गई। ठीक है बेटा, वर्चुअल इमेज हो गई। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं हमेशा, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो। दीज आर दी स्टेप्स टू ड्रॉ रे डायग्राम एंड दीज आर दी स्टेप्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। कोई सी भी हो सकती है, मुझे नहीं मतलब कौन सी है, क्या है, दिस इज द मेथड। पूरे चैप्टर में मैं यही करूंगा, जब भी मुझे रे डायग्राम बनाना होगा 100% लिख लो, 100% मैं यही चीज करूंगा अगर मुझे रे डायग्राम बनाना हुआ तो। दिस इज फॉर श्योर, 100% आई विल डू द सेम। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो प्लेन मिरर था। दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कि हमें रे डायग्राम बनाना आया कि नहीं आया, वो चलो चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द कॉनकेव मिरर, और ये इसका सेंटर है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहां है, मुझे इसका रे डायग्राम बनाना है। ड्रॉ रे डायग्राम, मुझे क्या बनाना है बेटा, रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। जब इसका मैं रे डायग्राम ड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, दो रेस चाहिए। तो दो रेज मैंने इस तरह से यहां पे बना दी। देखो, दो लाइट रेज मैंने बना दी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज द लाइट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बताएगा मुझे कोई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, दिस इज नॉर्मल। इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ना, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही हो जाएगा सेम। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट एन एंगल थीटा, हाँ है ना, क्लियर है। तो ये हो गई एक लाइट रे। नेक्स्ट लाइट रे की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड लाइट रे अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगा, सेकेंड लाइट रे। एक अब मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे फोकस के बारे में नहीं पता। सर आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी मुझे बताया नहीं कि फोकस क्या होता, तो मैं लाइट रे कैसे ड्रॉ करूं। मैंने कहा कोई भी दो लाइट रे आप ले सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं बात करता हूं, एक लाइट रे बेटा मैंने ये वाली ले ली। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सोचो जरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज
0 डिग्री, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करने जाऊंगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर, सॉरी इस वाले पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल कुछ ऐसा ही बनेगा ना। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0। तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 0। तो ये लाइट रे ऐसे ही चली जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक तो ये हो गई, सेकंड ये हो गई, कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पर। दिस इज द इमेज। कोई सी भी लाइट रे आप ड्रॉ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसका सेंटर किस तरफ होगा? ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। इसका सेंटर किस तरफ होगा? इसको गोला पूरा बनाओगे तो उसका सेंटर यहां पे आएगा, हाँ है ना। तो 2 लाइट रे मुझे ड्रॉ करनी है। 2 लाइट रे मतलब एक तो हो गई ये वाली एट एन एंगल थीटा, दिस इज थीटा, और दूसरी हो गई सेंटर से पास होती हुई, है ना, सेंटर से पास होती हुई ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे, बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी। ध्यान से देखें, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब यहां रियल इमेज बन रही है। यहां दे आर गोइंग टू अपीयर टू इंटरसेक्ट। तो यहां वर्चुअल इमेज आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मेथड है अपने पास क्या, इमेज फॉर्मेशन का। ऐसे हम इमेज यहां पे बना सकते हैं। दिस इज द मेथड फॉर इमेज फॉर्मेशन। इस तरह से हम यहां पे इमेज बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी इमेज बनाने में। बात समझ में आई? चलो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बेटा यही है ऑप्टिक्स का, बिकॉज पहले मैं रे डायग्राम आपको बनाना सिखाता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल मेथड में जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि न्यूमेरिकल मेथड और रे डायग्राम एक साथ बना रहा हूं, नहीं, पहले रे डायग्राम बनाना आपको सिखाऊंगा, देन आफ्टर न्यूमेरिकल मेथड में मैं यहां पे जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। देखो रे डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से मैं आपको आता होगा, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। आपको आता होगा कि ये 2 प्लेन मिरर्स हैं और पैरेलल रखे गए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिकॉज इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो पूरे चैप्टर में आएगा। ध्यान रखें, दिस इज ऑब्जेक्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा ना बेटा वो पूरे चैप्टर में आएगा। पूरे चैप्टर में यहां पे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो चलो अगर मैं बात करूं यहां पे क्या 2 लाइट रे निकालनी है, तो एक लाइट रे मैं यही रखता हूं, खिचड़ी नहीं करेंगे, नॉर्मल यही हो गया। रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे आ गई, इसी तरह एक लाइट इस वाले मिरर पे मैं यही रखता हूं, ऐसे गई ऐसे आ गई। तो एक लाइट तो आपके पास ये है अपने पास, ऐसे गई और ऐसे आ गई सेकंड लाइट रे। अब देखो एक लाइट रे मैंने बनाई ये वाली, रिफ्लेक्शन हुआ, एंगल थीटा, थीटा पर ही ये चली जाएगी, सेम एंगल पर, ठीक है थीटा। क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन करती हुई दिखाई देगी। दिस इज I1। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये लाइट यहां पे वापस जाएगी और रिफ्लेक्शन होगा, तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट तो ये हो गई, एक ये हो गई इस पॉइंट पर I2। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां I2 जो इमेज बन रही है
I2 जो इमेज यहां पे बन रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? I2 जो यहां इमेज हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? O इज नॉट द ऑब्जेक्ट। ये वाली लाइट से बन रही है ना इमेज, इस लाइट से बन रही है ना इमेज, देखो ध्यान से। तो ये वाली लाइट कौन सी है? यही तो है। और ये वाली लाइट कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? I1 से। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर I2 I1 इज बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यही तो बोला था, टू लाइट रेज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो एक लाइट रे तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो ये वाली लाइट जो है ना वो कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? यहां से नहीं, यहां से। सो फॉर I2 I1 behaves like object, not O. And for I1, O is object. I1 के लिए देखो लाइट रे कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? यहां से। अब एक और देखें, ये मिरर मान लो और ऊपर तक जा रहा होता तो ये लाइट रे कहां पे पहुंच गई होती? यहां पे। ऐसे चली जाती, ऐसे आ जाती, एक और इमेज यहां पे हमें मिल जाती। लेट्स अज्यूम दिस इज I3। अब I3 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है बताओ भाई? I3 के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? I2। ठीक है। फॉर I3 I2 बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट। अगर ये चीजें समझ में आ रही है ना तो आगे जाते जाते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे बन जाएगी। अब बोलोगे सर मिरर तो खत्म हो गया। अरे तो मैंने रे भी तो इतनी ऊपर लिया है। अगर मान लो मैं रे इस तरह से लेता तो ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चली जाती ना ऐसे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस अवेलेबल। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। क्या नाई के जाते हो? नाई के जाते हो तो यहाँ के बाल वो जब काटता है तो दिखाता है ना ऐसे पीछे कांच लेके, या फिर डबल कांच लगे हुए होते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपकी इमेजेस दिखाई देगी। इसी तरह कई बार शॉपिंग करने जाते हो तो गारमेंट्स वगैरह जब आप चेंज करते हो, ट्रायल रूम, तो तीनों तरफ कांच होते हैं। तो आप देखना वहां पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज दिखाई देगी, जस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, बात समझ में आई क्या मेरी? तो दिस इज द मेथड फॉर ज्योमेट्रिकल डायग्राम। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। देखो भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। देयर आर टू प्लेन मिरर्स एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। तो लाइट रे बनाते हैं। एक तो लाइट रे ये वाली होगी ना, ऐसे चली जाएगी। तो एक इमेज तो ये वाली बन गई I1, और दूसरी लाइट रे इस मिरर पे ऐसे आ गई। कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? ये I2। अब देखो लास्ट वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है। इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ये वाली लाइट रे इस वाले मिरर पर टकराएगी क्या? इंसिडेंट होगी क्या? नहीं होगी। ये लाइट रे इस मिरर पर इंसिडेंट नहीं होगी। दैट इज द रीजन I1 will not behaves like object. I1 will not behaves like object. Or I2 is also will not behaves like object. तो बात समझ में आ गई ना मेरी? हाँ है ना? तो ये है बेटा मेन। इस लेक्चर को आप जरूर देखो, एक नहीं 2 बार देखो,
क्योंकि स्टार्टिंग के अगर 3-4 लेक्चर आपको बैठ गए ना आपके दिमाग में, इसीलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, बहुत ज्यादा धीरे चल रहा हूं मैं, ठीक है। और ऑप्टिक्स के अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 लेक्चर्स हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जस्ट लाइक रे डायग्राम बाय यूजिंग प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी क्वेश्चंस की होगी, और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रे डायग्राम इन प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से रे डायग्राम बनाना, इस पर बेस्ड जो कितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेटा, आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बिकॉज मैं बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूं बेटा, आप लोगों की वजह से बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा हूं। कंप्लीट जेईई एडवांस का कोर्स, लाखों रुपए का कोर्स। जनरली अगर हम अच्छी कोचिंग की बात करें तो फीस इसकी होती है 1 लाख रुपीज। फिटजी जैसे इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 2 साल की फीस होती है बेटा 4.5 लाख रुपए। अगर मैं एक सब्जेक्ट का दूंगा ना 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं, ध्यान रखना, 1.5 लाख। और कंटेंट की गारंटी है, मैं पूरी गारंटी लेता हूं, अगर मेरा वाला जो कंटेंट है कहीं भी कम रह गया, कहीं भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं माय कंटेंट इज बेस्ट, नहीं, लेकिन अगर मेरा कंटेंट कहीं भी कम रह जाए ना बच्चों, कहीं भी कम रह जाए ना, तो कमेंट कर देना, पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। कंटेंट की पूरी गारंटी है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस, और कुछ नहीं चाहता। मुझे मोटिवेशन इसीलिए मिलेगा जब बहुत ज़्यादा बच्चे देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में भी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।